नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस विशेष एपिसोड में आज आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ और बच्चों के अस्पतालों के सबसे नामी प्रशासक रहे डॉक्टर एस.डी. शर्मा मौजूद हैं। राजस्थान में बच्चों की बीमारी का इलाज का नाम आए तो सबसे पहले जो नाम लिया था वो डॉक्टर एस.डी. शर्मा का लिया जाता है। 35 साल तक लगभग एसएमएस अस्पताल और उससे जुड़े हुए जेके लोन अस्पताल में सेवाएं दी। काफ़ी लंबे समय तक सुपरिटेंडेंट रहे जेके लोन अस्पताल के। और राजस्थान में बच्चों की शिशु रोग की जो व्यवस्थाएं थी और सेवाएं थी, उसके एनहांसमेंट में, उसके विकास में ज़बरदस्त योगदान रहा है डॉक्टर एस.डी. शर्मा का। आज हमसे मुखातिब हैं, आप लोगों से मुखातिब हैं। डॉक्टर एस.डी. शर्मा को हमने आज विशेष रूप से इसलिए याद किया है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं, और जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उस तीसरी लहर की आशंका में हर रोज़ ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज़्यादा हिट बच्चों को करेगी। पूरे देश में अभिभावकों में, माता पिताओं में आतंक फैल गया है, आशंका से ग्रस्त हो गए हैं। लगता है कि कोरोना कल आएगा और परसों हमारे बच्चे उसके शिकार हो जाएंगे। इस डर से सहमे हुए लोगों के बीच आज हम इस हेलो डॉक्टर के खास कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं डॉक्टर एस.डी. शर्मा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पहली वेव आई थी उसमें तो ये था कि बुजुर्गों को ज़्यादा हो रहा था और डायबिटीज़ वाले, बीपी की रोग वालों को ज़्यादा हो रहा था, और इम्यून सिस्टम जिनका किसी वजह से कमज़ोर था उनको ज़्यादा हो रहा था। पर बाद में सेकंड वेव जो आई है उसने नौजवानों को लपेटे में लिया और 30-30 साल की उम्र के लोग मरने लगे, 22-22 साल की उम्र के लोग भी मरने लगे। पर जाते जाते ये खबरें आने लगी कि बच्चे भी इसकी चपेट में आने लग गए हैं, जबकि पहले माना जाता था कि बच्चों को ये हिट नहीं कर रहा। तो पहले तो ऐसा क्यों माना जाता था कि बच्चों को हिट नहीं कर रहा, या नहीं कर रहा था वास्तव में तो क्यों नहीं कर रहा था, और अब करने लग गया तो क्यों करने लग गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है लोढ़ा साहब, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे चपेट में नहीं आए हो। पहली वेव में भी आए थे, दूसरी में भी आए हैं, लेकिन कम मात्रा में थे। उनकी अगर संख्या देखें तो प्रोपोर्शनेटली एल्डरली पीपल की बजाय बच्चों में कम था। कारण ये था कि उनमें इम्यूनाइज थे बच्चे। सारी बीमारियों का इम्यूनाइजेशन होता है, उनका पहले ही लग जाता है। बीसीजी टीकाकरण, जो अपना बेसिक टीकाकरण की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोरोना की प्रोटेक्ट कर लिया इनको। तो उनने वो भी, उसमें बीसीजी का टीका भी लगा। शुरू में स्टडीज आई थी कि भाई जिन जिन कंट्रीज में बीसीजी का टीका बच्चों को लगा हुआ है उनमें ये संक्रमण कम पाया गया है। लेकिन कारण जो भी रहा हो, एक तो ये था कि दे वर इम्यूनाइज, दूसरा उनकी हेल्थ में इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। लेकिन बाद में देखा गया सेकेंड लहर के टाइम पे कि बच्चों में भी धीरे धीरे काफ़ी ये बीमारी करीब प्रोपोर्शनली दें तो 20% पिछली जो बीमारी थी लहर में 20% बच्चे भी संक्रमित हुए। लेकिन वो पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, उनमें सिम्टम आए नहीं, या तो 60% में तो लक्षण ही नहीं आए, यानी पता ही नहीं कि उनको कोरोना हो भी गया है। और क्यों, जब कोई कोरोना के लक्षण नहीं आए तो कोई टेस्ट भी नहीं करा था। दूसरी बात, अगर आ भी गए हैं, कोरोना संक्रमित भी हुए, तो उनमें माइल्ड सिम्टम हुए, जुकाम, खांसी, गला खराब, जो कि एक दिनचर्या में लोग समझते हैं कि भाई ये तो रूटीन में ही होता रहता है, या हल्का बुखार आ गया 2-3 दिन का और फिर बच्चे स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ठीक हो भी गए पहली लहर में। दूसरी लहर जो आई उसमें थोड़े आपने देखा होगा कि करीब 15 साल से लेके 40-45 साल तक इन्वॉल्वमेंट होने लगा, और काफ़ी मात्रा में उनमें से कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन उनमें काफ़ी संक्रमण हुआ। बच्चे इस लहर में भी बचते रहे। आज भी देखे जाएँ तो बच्चों में गंभीर कोरोना कम हो रहा है। हाँ, उनमें कम लक्षण वाले कोरोना तो अभी भी हुए हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और उनमें किसी तरह घबराने की बात नहीं है। हाँ, इस लहर में, सेकेंड लहर में अगर देखा जाए तो एक बीमारी अभी पकड़ में आई है, वो है MIS-C सिंड्रोम, जो कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं बच्चों में, जो कि एक छोटे बच्चों में जन्म से लेके 19 साल तक के बच्चों में देखा गया है। इसमें होता क्या है कि या तो बच्चे को कोरोना हुआ है,
या उनके पेरेंट्स में से किसी को हुआ हो या घर में किसी को कोरोना हुआ हो और वो बच्चा इन्फेक्ट हो गया है खुद या इन्फेक्ट नहीं हुआ तो उनके कांटेक्ट में आया है और उसमें अचानक 15 दिन बाद 20 दिन बाद 1 महीने बाद तक भी देखा गया है कि उसमें एकदम बुखार आया तेज 3 दिन का बुखार और शरीर में सूजन आई, खुजली आई, हाथ पैरों में अंगुलियों में सूजन आ गई, आंखें लाल हो गई, सांस में तकलीफ हो गई या किडनी में खराबी आ गई, हार्ट में सूजन आ गई, लंग्स में पानी भर गया या लंग्स में सांस में तकलीफ होने लगी। तो ये सिंड्रोम अभी देखने को मिला हमारे हॉस्पिटल खुद में भी हमने अभी देखे, काफ़ी मरीज आए हैं और उनको ठीक भी किया है। तो इसमें जैसे कि बड़ों में साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं जिसमें कि एकदम इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो सब बढ़ जाते हैं, ESR, CRP, डी डाइमर, IL-6 और फेरेटिन, प्रोलैक्टिन। तो ये चीज़ें जो थी वो बच्चों में भी देखा गया है कि वो अचानक जो बड़ों में होती थी ये साइटोकाइन स्टॉर्म, उसी टाइप की ये बीमारी है। इसमें अब बच्चा अचानक तेज़ बीमार हो जाता है, बुखार के साथ साथ ये मल्टी सिस्टम के लक्षण आ जाते हैं और अगर ध्यान नहीं दे तो ये मौत का कारण बन सकते हैं। हाँ, अगर पता लग जाए तो इसमें बहुत हमारी CDC ने और WHO ने भी गाइडलाइन दी है बिल्कुल डायग्नोसिस की कि किसी भी बच्चे में 3 दिन से ज़्यादा का बुखार हो, वो 1 से 19 साल तक की उम्र में हो, उसमें ये इन्फ्लेमेटरी साइंस आए हों, जैसे मैंने बताया ESR बढ़ गई हो, CRP बढ़ गया हो, डी डाइमर बढ़ा हो, नहीं ये बड़ा हो जब तो तब आदमी पता लगे कोई बीमारी में हाँ घर वालों को पता लगेगा, पता लगे जब जाके तो दिखाने जाए तब तो टेस्ट कराएं लोग ब्लड हाँ, के। अब मैं बता रहा हूँ घर वालों को कैसे पता लगेगा। हाँ, कि घर वालों में यही है कि 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है और उसके आंखें लाल हो गई हैं, अंगुलियों में सूजन आ गई है, खुजली हो रही है और बच्चे में ये सांस की तकलीफ होने लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। ये है, फिर डॉक्टर उसको कंफर्म करता है। कंफर्म करने के लिए ये साइंस है, ये टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कि पता लगे और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। स्टेरॉयड दिए जाते हैं, मिथाइल प्रेडिसोलोन या IVIG और वो बच्चा 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों में जो सबसे गंभीर ये सिंड्रोम आया है इसका भी इलाज है। बच्चे को स्टेरॉयड देंगे पूरी जिंदगी के लिए अभिशाप नहीं हो जाएगा उसके नहीं, लिए? बड़े इसमें यही बड़ी बात है कि इसमें लंबे समय तक अब उनको स्टेरॉयड नहीं देने, पल्स थेरेपी देने होती है या तो 3 दिन में या 5 दिन की मैक्सिमम, और उसमें उसके बाद एकदम बंद कर देते हैं हम। हाँ, और वो बच्चा ठीक ऐसा नहीं कि जीवन अभिशाप बन जाए उसका, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। कोई साइड इफेक्ट आ जाए नहीं, बड़ों की तरह इसमें लंबे स्टेरॉयड देने की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी तरह की और चीज़ों की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी तो बच्चों पर कहर बरपेगा? ये आशंका ये आभासी चीज़ है, हमको भी डर है, हम लोग भी इसी से डरे हुए हैं। अनुमान है खाली, अनुमान मैं समझता हूँ। अगर मैं कुछ बातें बताऊंगा, मेरा पर्सनल मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है कि अगर हम अनलॉकडाउन में, जैसे अभी लॉकडाउन था, अब अनलॉकडाउन चालू हुआ आज से, आपने देखा होगा 1-2 दिन से, तो अनलॉकडाउन में भी हम अगर लॉकडाउन की तरह बिहेव करें, अडल्ट हम सब लोग, बच्चे तो शायद हम समझते हैं कि नहीं भी कर पाएंगे, पर बड़े अगर हम बिहेव करें, कोरोना गाइडलाइंस को हम पालन करें, कोरोना बिहेवियर का पालन करें, तो मैं समझता हूँ ये कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी। तो यानी मेरा कहने का मतलब है अनलॉकडाउन में भी लॉकडाउन की तरह बिहेव करें और आप सारा काम करें, अपना बाज़ार का काम करें, बाज़ार खोलो, माल खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, स्कूल खोलो, कुछ भी खोलो, लेकिन अपन को ध्यान ये रखना है कि हम मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग करें। तो मैं समझता हूँ कि व्यवहार की मर्यादा हो, बिल्कुल हम अगर मर्यादित व्यवहार करें, मर्यादित व्यवहार करें, कोरोना मर्यादित व्यवहार करें, तो ये कोई किसी भी तरह की लहर नहीं आएगी कहीं भी। जी मान लो लेकिन तीसरी लहर आती है तो क्यों माना जा रहा है कि बच्चों पर कहर बरपेगा? बच्चों पर ज्यादा ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसलिए है क्या वो जो वायरस है उसका कोई ऐसा, इसके 3-4 प्रमुख कारण मैं बता रहा हूँ। एक तो ये कि बच्चे अब आज की स्थिति में 2 लहर के बाद बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए क्योंकि उनमें वैक्सीन नहीं लगा है कोरोना का। बड़ों में, एल्डरली में कोरोना के वैक्सीन लग चुके हैं, एक बात, या तो एक लग गया या दोनों लग चुके हैं। 18 से 45 साल के बीच भी लग गए हैं, आपने देखा होगा, उनमें से ज़्यादातर बीमार भी हो चुके हैं, यानी कोरोना ऑलरेडी हो चुका है। अब दूसरी बात है कि वो अगर आता है दूसरी लहर तो बच गए वल्नरेबल बच्चे, उन्हीं में ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए दूसरी बात, बच्चे कोरोना का बिहेवियर के अनुसार वो बिहेव नहीं करते, कोरोना की जो गाइडलाइंस के अनुसार। न तो बच्चे मास्क ज़्यादा देर रख पाते हैं, वो तो पहली वेव में भी नहीं किया, पहले में भी नहीं किया एग्जैक्टली। पर पहले में तो इतना ज़्यादा
मैंने कहा ना, अब दूसरी जो बात आई है कि अब कोरोना के जो वायरस में भी चेंज आ रहा है, ये देखा वायरस गया नहीं कि तो जाना रहा हूँ, उसमें क्या वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट आ गया है जो Yes. बच्चों को हिट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्या वो वेरिएंट करेगा? ऐसा आ गया कि जो करने की संभावना है, क्योंकि वो ऐसा वेरिएंट है जिसमें इन वैक्सीन्स का भी कम असर हो रहा है अभी। लेकिन अभी धीरे धीरे जो ट्रायल्स आ रहे हैं उनमें ये प्रूव हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं उनसे वेरिएंट्स पे भी असर रहेगा, और वो ये गंभीर जो थर्ड वेव आएगी वो नहीं आएगी। लेकिन बच्चों में तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, तो एक बात। दूसरी बात, वो बाहर घूमते ज़्यादा हैं। तीसरी बात, वो घर में अगर हैं, बड़े अगर बिहेव नहीं करेंगे कोरोना के बिहेवियर के अनुसार, तो वो बच्चों में लगेगी, क्योंकि वो तो खुद तो इम्यून हो चुके हैं, या तो उनमें इम्यूनाइज हो गए या उनमें कोरोना हो चुका। अगर बच्चों को बचाना है तो बच्चे पालन करें या नहीं करें कोरोना की गाइडलाइंस का, बड़ों को जरूर करना है जी, हर घर में, तो मैं समझता हूँ बच्चे भी बचे रहेंगे। अगर तीसरी वेव आती है कोरोना की और हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों को मर्यादित व्यवहार करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा सवाल है। बच्चे निश्चित तौर पर अबोध होते हैं, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, बच्चे उच्छृंखल भी होते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के करीब जाते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, गले भी मिलते हैं तो नहीं रोका जा सकता। बड़ों में ये समझ है, तो बड़े अगर मर्यादित व्यवहार करेंगे और उनके अनुरूप उन्हें देखकर बच्चे भी वैसा मर्यादित व्यवहार करना सीख जाएंगे, तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें बच्चों पर ज़्यादा हमला होने की आशंका कम होगी, ऐसा मानना है डॉक्टर एस.डी. शर्मा का। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे डॉक्टर एस.डी. शर्मा से कि किस तरह कोरोना के टीके जो बड़ों को लग रहे हैं 18 प्लस के लोगों को, कुछ राज्य देशों में 12 साल 13 साल के बाद के बच्चों को लगाने का ट्रायल शुरू हुआ, किशोरों को लगाने का भारत में भी ट्रायल शुरू हुआ, और क्या फ़र्क है उन टीकों में और जो बच्चों को लगाए जाएंगे उन टीकों में, और बच्चे कैसे बचाए जाएं, और कोरोना के साथ साथ जो दो बीमारियां हैं, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, क्या बच्चे इसके साथ भी एक्सपोज हो सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा ब्रेक। ये जो वैक्सीन लग रहा है, पहले 45 प्लस के लगा, फिर 18 प्लस के लगा, अब बच्चों के लिए वैक्सीन का परीक्षण हो रहा है दुनिया के कई देशों में अलग अलग। कुछ देशों में हालांकि 12 साल से बड़ों को लगाने शुरू, किशोर हो जाते हैं और बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के 2 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का, 8 साल के बच्चे का अगर वैक्सीनकरण होना है तो टीकाकरण के लिए उस टीके में क्या एग्जामिन करना या क्या इंक्लूड करना कुछ ज़रूरी होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी भी महामारी का अगर हम देखें पास्ट में, तो टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना का टीका बच्चों के लिए भी आएगा। फर्क खाली इतना होता है कि या तो डोज में फ़र्क होगा। अभी ट्रायल्स चलेंगी, मैं समझता हूँ कई कंट्रीज ने चालू कर दिए हैं ट्रायल्स, बच्चों में भी चालू कर दिए हैं, कई जगह तो बच्चों में टीकाकरण लगाना भी चालू कर दिया है। हाँ, 12 साल के ऊपर 12 साल के ऊपर 12 साल के ऊपर वालों में चालू कर दिया है। इंडिया में भी मैं समझता हूँ, भारतवर्ष में भी हमारे धीरे धीरे ट्रायल्स चालू होंगी, चालू होने की परमिशन भी मिल गई है। और वो जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आएंगे ट्रायल्स के, क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो मैं समझता हूँ वो समय दूर नहीं, शायद सितंबर अक्टूबर तक बच्चों के टीकों में की संभावनाएं हो जाएंगी कि उनको भी आए। हाँ, फर्क हो सकता है कि डोज कम हो और उनमें वेरिएंट्स भी अलग, लाइटर डोज हो कुछ, बिल्कुल, और नए वेरिएंट जो डेवलप हुए हैं उनको देखते हुए कुछ चेंज किया जाए। हाँ, ये देख रहे हैं कि भाई वो ये जो अभी तक के एक्सपीरियंस है पिछले वैक्सीन से, क्या वो नए वेरिएंट्स में भी जो नए आ रहे हैं उन वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा टीका, होगा कि नहीं, तो वो ट्रायल में पता लग जाएगा। ये भी पता लगे कोई साइड इफेक्ट आते हैं बच्चों के। साइड इफेक्ट वो तो बड़ों में और बच्चों में एक जैसे ही होते हैं करीब करीब। फिर भी जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हम ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बच्चों में कोई नए साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम का फर्क होता ही है, बच्चे का इम्यून सिस्टम अलग होता है, युवा का अलग होता है, वृद्ध का अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, डोज भी अलग होंगी, बिहेवियर भी अलग होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन टीकाकरण अवश्य आएगा बच्चों का भी, और वही एकमात्र सबके लिए उपाय होगा। जी। हाँ, एक बात इस दौरान में कहूँगा कि जब तक ये कोरोना का टीका नहीं आता, हर बच्चे को स्वाइन फ्लू का टीका तो लगवा लें। स्वाइन फ्लू का टीका इसलिए कि मौसम के अनुसार जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी साथ साथ होती रहती हैं, वो भी दबोच लें कहीं, वो दबोच ले। एग्जैक्टली। तो स्वाइन फ्लू का टीका तो अवश्य लगवाएं। हर साल नई स्ट्रेन का वैक्सीन आता है, इस साल भी आ गया है, ऑलरेडी है, तो हर बच्चे को अपने को 6 महीने से बड़ों को स्वाइन फ्लू का टीका 6 महीने से बड़े जो बच्चे हैं उनको प्लीज स्वाइन फ्लू का टीका जरूर लगवाएं। उनके लिए कोरोना टीका भी नहीं आया है, आने वाला है,
एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं दुनिया के कई देशों में, भारत में भी चलेंगे, लेकिन तब तक के लिए डॉक्टर एस.डी. शर्मा का सुझाव है कि स्वाइन फ्लू का टीका 6 महीने से अधिक उम्र के हर बच्चे को लगवा देना चाहिए, ताकि दूसरी बीमारियां ना दबोचें बच्चे को और बच्चे की इम्यूनिटी वीक ना हो जाए और फिर कोरोना उन पर हमला ना कर दे। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्लैक फंगस आई है, जी, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दो नाम आ गए, क्या लगता है आपको ये बच्चों में भी हो सकती है ब्लैक फंगस? देखिए, बच्चों के लिए मैं समझता हूँ घर वाले निश्चिंत रहें कि बच्चों में इस तरह की कोई नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस है वो जो माइकोसिस एक तरह की फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसका नाम है। हाँ तो जी। वो बड़े बच्चों में इसलिए नहीं आएगी, बच्चों में न तो बहुत लंबे स्टेरॉइड चलने वाले हैं, नए अच्छा, बच्चों में लंबा स्टेरॉइड से होता है हाँ, ये, जी, लंबे। दूसरी बात, उनकी डायबिटीज भी बच्चों में उनमें नहीं बच्चों में होती। लंबी बीमारियां भी नहीं थी। हाँ। हाँ, वो बच्चे जो मैंने पहले भी कहा कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, माल नरिश्ड हैं, हार्ट की बीमारी जन्मजात है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई कैंसर का मरीज है बच्चा और उसका इलाज चल रहा है, उनमें संभावना है कि कोरोना हो और उनमें लंबे स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़े। तो मैं समझता हूँ लंबे स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं बच्चों में जनरली, क्योंकि उनमें जैसे मैंने बताया खाली MIS सिंड्रोम एक सीरियस होता है, उसमें भी ज़्यादा लंबे स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बच्चों के लिए मैं समझता हूँ घर वाले घबराएं नहीं, ब्लैक फंगस आने के किसी प्रकार का खतरा नहीं है, और है तो उन बच्चों में जो मैंने बताया अभी उनका ध्यान रखें, उनमें डॉक्टर की सलाह लें। और वाइट फंगस और ब्लैक फंगस ये तो पहले से ही और बीमारियों में भी आती रहती है, कोरोना का ही नहीं है, पहले भी जो लंबी बीमारियाँ होती हैं मरीज को किसी प्रकार की, उनमें भी ये फंगस लगा करती थी। पर अब क्योंकि उन बीमारियों के साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर का मरीज है, क्रॉनिक COPD है, तो इन बीमारियों के साथ साथ कोरोना भी हो गया तो और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये फंगस जो कि नॉर्मल कॉमन सेल है हमारी नाक के स्पेस के अंदर, वो अंदर चली जाती है साइनसेज में, और वहाँ से ये या तो जौ में आ जाती है या ब्रेन में चली जाती है, तो एक बड़ी खतरा बन जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ बच्चों में इस तरह का कोई खतरा अभी तक नहीं है। हाँ, कुछ केस रिपोर्ट हुए बड़ों में, बड़े एल्डरली बच्चों में, तो वो उन्हीं में है जिनमें कि कोई किसी कारण से हो, और दूसरी बीमारी और बीमारियां हो, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो वो तो अदरवाइज भी बिना कोरोना के भी होते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घबराएं बिल्कुल नहीं इन बीमारियों से। बच्चों में गंभीर समस्या आगे भी नहीं आनी है, हाँ, पर अगर आती है, क्योंकि अब बच्चे ही हैं, वही बच गए हैं, जैसा अभी मैंने बात किया कि उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है और वो ध्यान भी लापरवाह भी होते हैं, तो ऐसे में अगर आ जाती है तो हमें सक्षम रहना है। एक तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, घर में उनको शुद्ध शाकाहारी या अगर कोई मांसाहारी भी है तो वो उनको ऐसा खाना दें जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करें, उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो, हरी सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, दालें हों, तो ये प्रचुर मात्रा में खिलाएं भी है। और ये जंक फूड नहीं दें। हाँ जी। और रेगुलर व्यायाम करवाएं बच्चों को। अभी लॉकडाउन का पीरियड था तो उनको करीब आधा घंटे व्यायाम सिखाएं या योगा सिखाएं, तो इससे भी इम्यूनिटी आती है। तो नेचुरल खाना, घर का बना हुआ खाना, उनका ध्यान। एक और लंबी बात है कि जो लॉकडाउन पीरियड में बच्चे घर में रहे तो उनको स्कूल नहीं गए, तो उनमें एक तरह से हीन भावना पैदा हुई, कुछ बच्चों में मेंटल एबेरेशंस भी हुए। उनको बचाना है तो उनके साथ हमें एक संपर्क रखना है घर वालों को, पेरेंट्स को, कि जैसे पुराने टाइम पे घर वाले करते थे, रात को लोरियां सुनाते थे, उनको कहानियां सुनाते थे, वो अभी भी कर सकते हैं। रात के टाइम पे खेलो, कुछ और खेलो, उनके साथ खेले, बच्चे हो जाओ, उनको मदर किचन में उनको कुकिंग सिखाएं, ड्राइंग सिखाएं, तो मैं समझता हूँ उनका मन बहलता रहेगा, उनका ध्यान भी बटा रहेगा और उनमें किसी प्रकार के मेंटल एबेरेशंस नहीं आएंगे। ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो उनमें भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई 2-3 घंटे से ज़्यादा बच्चों का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, टीवी देखने का या मोबाइल बहुत समस्या आ गई। बच्चे छोटे छोटे बच्चे व्हाट्सअप करते रहते हैं और खोल के देखते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी ध्यान रखना है कि उनका कम से कम, जब भी तो मैं कह रहा हूँ उनको और चीज़ों में, स्टोरी, उनको रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, कैरम खेलना, इंडोर गेम्स, इनमें ध्यान, और व्यायाम, एक्सरसाइज, इनमें भी ध्यान बटाएं। कुकिंग घर में उसको किचन में रखे, आधा घंटे अपने साथ मदर रखे, तो उनको कुकिंग का, उनको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएं। तो ये दाल में प्रोटीन होता है, हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा होता है, इसमें विटामिन होते हैं, तो बच्चे सीखेंगे भी और बनाना भी। और देखो जंक फूड से ये नुकसान होते हैं, उससे फैट बढ़ती है, फैटी होने से अगर बच्चा फैटी होगा तो उनमें बीमारियाँ बढ़ेंगी, डायबिटीज़ बढ़ेंगी, कोरोना की जो गंभीरताएँ वो ज़्यादा होंगी। तो बच्चों में ये चीज़ें समझ घर में
ये बेस्ट टाइम है कि मदर्स, पेरेंट्स, दादियाँ, मौसियाँ, चाचियाँ वो ये सिखाएं, एजुकेट करें, को एजुकेट करें अपने संस्कारित साथ करें, साथ, संस्कारित करें। तो संस्कार भी मिलेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, कोरोना से भी दूर रहेंगे। जी तो ये चीज़ें सिखानी है। तो मैं समझता हूँ कोई किसी प्रकार की लहर से डरना नहीं है। हाँ, अगर आ जाता है, एक बात और, अगर उनको किसी तरह के लक्षण आते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, जिसको आजकल इडियट सिंड्रोम हाँ, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर आदमी डॉक्टर बन जाता है। इंटरनेट से डराइव्ड नॉलेज से, टीवी में देख लिया, पेपर में पढ़ लिया, व्हाट्सएप किसी मैसेज में आ गया। व्हाट्सएप में आ गया, सोशल मीडिया पे, उनसे कभी भी भ्रमित नहीं हो, उससे सीखें, उसको कंफर्म करें अपने डॉक्टर से, और तब जाके आप उनको प्रयोग मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग नहीं करें, वो घातक हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकती हैं, और आपको गुमराह कर सकती हैं, असली बीमारी के इलाज से आपको डाइवर्ट कर सकती हैं। हमने देखा कि, मैंने खुद ने देखा कि साथ जब सुबह घूमते थे, पहले मास्क लगा के भी घूमते थे लोग, अपना सेल्फ कहीं से भी देखा और इलाज, हमको डॉक्टर को ही इलाज बताने लग जाते हैं। जनो जनो डॉक्टर कहते हैं। हाँ जी जी जी, हर कोई यहाँ डॉक्टर है, बिल्कुल सही ट्रेन बात में है। बैठे गली हो, गली में बस में डॉक्टर बैठे है। हो, वो बता देगा आपको कोई न कोई इलाज। तो उन पे हमको नहीं जाना है, योग्य डॉक्टर की सलाह से ही वो बताते भी हमें ऐसे इलाज ऑथेंटिसिटी से हैं जैसे जी। वो सब ज्ञान लेकर के आए हैं ऊपर के ईश्वर के पास से। एग्जैक्टली। जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये व्हाइट फंगस है, ये क्या डिफरेंट है ब्लैक फंगस ये से? वाइट ब्लैक फंगस तो जैसे है ना, वो अलग होगी। जो वाइट फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस से, जो रूटीन में होती है, ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बिल्कुल घबराना। एक येलो फंगस भी होती है, तो वो इनसे घबराना किसी फंगल नहीं। इंफेक्शन है, फंगस की इन्फेक्शन है। वेराइटीज हैं। फंगल इन्फेक्शन है, अलग अलग तरह के हैं, और पहले से, बहुत पहले से होते आए हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो हमारे घर में भी अचार रखा होता है, उसमें फफूंद जम इससे जाती है। फफूंद आ जाती है। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। फफूंद ही है, ये फंगस भी। वैरायटीज हैं, इसमें घबराना नहीं जी है। जी जी। ब्लैक फंगस क्योंकि ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको ज्यादा हम लोग। हाँ, वो तो हड्डियों को काला काला करती चली जाती है, बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल। बंद कर देती है सारे ऊपर से नीचे जाने के। म्यूकोरमाइकोसिस ये है, ब्लैक फंगस तो ये कैंडिडा एल्बिकेंस वाइट फंगस है। जी जी। तो चलिए, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात की बात ये, स्कूल नहीं गए हैं बच्चे, घरों में कैद रहे हैं बच्चे, उनका माइंड डाइवर्ट करें, उन्हें सिर्फ टीवी स्क्रीन और आपके हाथ के मोबाइल का गुलाम बनने से रोकें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें शिक्षा दें। परिवार में दादी, नानी, चाची, मामा, बुआ, इनकी जो भूमिकाएं थी वो रेस्टोर करें। और अगर आपको बच्चों में जरा भी कोई आशंका लगती है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर एस.डी. शर्मा का कहना यह है कि सिर्फ ये नहीं कि कोई वेरिएंट ऐसा हो जाएगा कि बच्चों को ही मार करेगा, मार तो सबको करेगा, लेकिन चूंकि लंबे समय से हम इस दौर से गुजरते आ रहे हैं, एक वेव आई, दूसरी वेव आई, तो मन में भय भी है, आशंका भी है। बच्चों की खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी शायद एक्सरसाइज नहीं की, स्कूल नहीं गए, फुटबॉल नहीं खेली, उससे भी कम हुई होगी। तो ये सब बातें ध्यान है। बच्चों का खाने का ध्यान रखें, प्रोटीन पर्याप्त दें, उनको विटामिन पूरे मिलें, और उनको जंक फूड बिल्कुल ना दें। उनको बिल्कुल जो बाज़ार का जो ऐसा जंक फूड आता है, पिज़्ज़ा या दूसरे बर्गर, इनसे बचा कर रखें। घरेलू खाना दें, नेचुरल खाना दें, फल फ्रूट दें, दूध दें, मक्खन दें। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ही बच्चे कोरोना वायरस की तीसरी वेव का मुकाबला कर पाएंगे। और साथ में बच्चों से ज़्यादा पहले अपील बच्चों के बाप से है, माँ से है, वो कोरोना काल की लॉकडाउन की जो मर्यादा है उसको अनलॉकडाउन में भी कायम रखें, वैसा ही व्यवहार करें। अगर मर्यादित व्यवहार हुआ तो आपके बच्चे कोरोना से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब एस.डी. शर्मा साहब हमारे बीच आए, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी आज ब्लैक फंगस के लिए, वाइट फंगस के लिए, कोरोना के लिए, बच्चों के लिए। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार डॉक्टर साहब।